Hello friends, today we are starting with the topic of relative atomic mass, relative molecular mass and मोल कंसेप्ट। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो हमने पार्ट 1 पढ़ा था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। कौन सा पार्ट पढ़ा था? गेलुसिक लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। आई होप कि आपको वो पार्ट समझ आ गया होगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट में जाए फोकस कर रहे हैं, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। सबसे पहले आपको एक चीज बताती हूँ, मोल क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, मोल। मोल क्या है बेटा? मोल कुछ नहीं है, मोल एक नंबर है। मोल क्या है आपका? एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। मोल है आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो किससे रिलेटेड है? आपके एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, दैट इज 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स। और ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ये आपके कुछ भी हो सकते हैं, दैट इज योर किसके हैं? एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रो लॉ पढ़ा था। वैसे उसने एक नंबर दिया था, क्योंकि एवोगैड्रो लॉ ने क्या बोला था कि नंबर, एवोगैड्रो लॉ ने नंबर्स की बात की थी और एवोगैड्रो ने क्या दिया? एवोगैड्रो ने एक नंबर दिया, दैट इज एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.02 into 10⁻23। और मोल तुम्हारा कुछ नहीं है, एक नंबर है जिसकी वैल्यू इतनी है। और ये पार्टिकल्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, आपके एटम्स हो सकते हैं, आपके आयंस हो सकते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये आपके कुछ भी हो सकते हैं। तो मोल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज के बारे में बताऊंगी कि आपका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या है। आज तक बच्चों को ये कंसेप्ट ही समझ नहीं आया, आज तक जितनी उसमें आया उसमें लोगों ने इसको क्लियर ही नहीं किया कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं कि मैम जब भी आते हैं कि मैम व्हाट इज अ रिलेटिव एटॉमिक मास, हमें बताओ तो सही रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जनरल एटॉमिक मास जो है वो डिपेंड करता है आपके न्यूक्लियॉन्स और प्रोटॉन्स पे। न्यूक्लियॉन्स और प्रोटॉन्स पे सपोज करो कि मैंने आपका एटॉमिक मास, जनरली आपका जनरल जो आपका एटॉमिक मास है उसको आप क्या कंसीडर करते हो? एटॉमिक मास को बोलते हो कि दे डिपेंड अपॉन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स आपके क्या होते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को लेते हो आप ना, आप इस चीज को लेते हो कि हाँ भाई इसमें इतने न्यूट्रॉन है, इसके इतने प्रोटॉन है। और जनरली आपको पता है कि एटम में न्यूट्रॉन न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि न्यूट्रॉन का तो एक वेट है, न्यूट्रॉन को तो बोल सकते हैं 1.6 into 10⁻20, मतलब 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम्स। 1.67 10⁻⁻24 ग्राम न्यूट्रॉन का, उतना ही हमारा प्रोटॉन का। पर इलेक्ट्रॉन का तो बहुत ही कम होता है, दैट इज 9.1 into 10⁻⁻27 ग्राम। इसका तो वेट बहुत ही ज्यादा कम है, तो हम इसको नेग्लिजिबल बोलते हैं। नेग्लिजिबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1/1837 AMU है, जबकि ये जो इक्वल है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये 1 AMU के इक्वल है। 1 AMU, इसको 1.67 को हम ये भी बोलते हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट की इक्वल है। इसको हम बोलते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम बोलते हैं कि ये नेग्लिजिबल है क्योंकि 1/1 डिवाइडेड बाय 1837 टाइम्स AMU, मतलब बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल, बहुत ही ज्यादा छोटा। तो इसलिए हम एटॉमिक मास में जनरली क्या लेते हैं? एटॉमिक मास हम न्यूक्लियस के बेस पे लेते हैं और उसमें बोलते हैं कि न्यूक्लियर और उसकी वजह से है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से है, यही बात बोलते हैं ना। आज तक हम यही पहुंचे कि ये क्या है। अब बच्चे इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होती है आप लोगों को कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। अब मैंने बोला कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो एटॉमिक मास आपको पता चल गया कि एटॉमिक मास जनरली डिपेंड अपॉन न्यूक्लियॉन्स। एटॉमिक मास आपका किस पे डिपेंड कर रहा है? न्यूक्लियॉन्स पे कर रहा है। और न्यूक्लियॉन्स आपके क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉन्स आपके क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब मैं आपकी बात बोलती हूँ कि मैंने क्या किया? रिलेटिव एटॉमिक मास की बात की। अब मैं आ जाती हूँ रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास में हम लोग सीधी सी बोलते हैं कि एटॉमिक मास को रिलेट करना, किसी के एटॉमिक मास को रिलेट करना या उसमें किसी चीज को स्टैंडर्डाइज एटम के साथ रिलेट करना कि मास ऑफ सम स्टैंडर्ड एटम, मास ऑफ ए स्टैंडर्ड एटम जो है एज इन इट एंड
एटॉमिक मास एंड देन रिलेट मास ऑफ अदर एटम। मतलब क्या है कि मास ऑफ स्टैंडर्ड एटम जो है उसको, जो मास ऑफ एटम है उसको हम रिलेट करते हैं, मास ऑफ एटम को किससे रिलेट करते हैं, किसी स्टैंडर्ड एटम से, किसी स्टैंडर्ड एटम से। कि हमने क्या लिया, स्टैंडर्ड एटॉमिक मास से, स्टैंडर्ड एटम मास से, कि मास ऑफ एटम है उसको हमने रिलेट कर दिया किसी के स्टैंडर्ड एटॉमिक मास से, उसको कंपेयर किया, उसको रिलेट किया। सपोज करो हमने क्या किया, बिफोर दिस हम ऐसे बोलते हैं कि मास ऑफ एटम जो है वो रिलेट करें हम किसी स्टैंडर्ड के एटम मास से। मतलब क्या हुआ इसको, अब मैं सीधी बताती हूँ। अदर एटम, स्टैंडर्ड मास ऑफ एटम, मास ऑफ अदर एटम, कोई एक अदर एटम ले लिया और इसमें हम जनरली पता कौन सा एटम लेते हैं, जनरली हम लेते हैं कार्बन। जनरली हम किससे रिलेट करते हैं, कार्बन से। सपोज करो मैंने कार्बन एटम लिया, ठीक है। अब मैं ध्यान से देखना कि सपोज किया मैंने एक कार्बन एटम लिया और कार्बन एटम में मैंने बोल दिया कि इसके 6 प्रोटॉन है, उसके 6 ही न्यूट्रॉन है और उसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने आपको बोला कि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, जनरली देखा जाए तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये भी कितना आ गया 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, और ये आपको पता है कि 9.1 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम जो सबसे कम था। जब हमने इसको किया तो ये कितना आया 1 एटॉमिक मास यूनिट, और ये कितना आया 1 एटॉमिक मास यूनिट, और ये तो 1/1837, मतलब ये नेग्लिजिबल हो गया। यहाँ तक समझा। तो यहाँ पे कितने आए 1 एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम 2 एटॉमिक मास यूनिट की बात करते हैं तो ये इतना आया। तो अगर मैंने बोला कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, अब मैंने क्या किया, सीधा लिया और मैंने सीधी सी बात बोली कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन की बात करूं मैं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो एक एटम ऑफ कार्बन में आप लोग मुझे बताइए कि कितने हैं, 6 ही प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। और 6 कितने हुए 12, और इनका जो कॉमन आ गया वो क्या आ गया, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 6 हैं तो कितने हुए, आप लोग कितने बोल सकते हो 12। सिंपल सी बात है 12। तो 12 को किससे किया आपने, ये लिया 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जिसको आप कितना बोल सकते हो 1 AMU। कितना बोल सकते हो 1 AMU, क्योंकि इनकी वैल्यूज कितनी है, इनकी वैल्यूज तो आपको पता है कितनी है 1.67। तो ये कितने होंगे 12। तो 12 इंटू 1 AMU कितना हुआ 12 एटॉमिक मास यूनिट। ये एक एटम का मास है, ये कितना है, एक एटम का मास है। दैट इज एक एटम ऑफ कार्बन का मास कितना है 12 एटॉमिक मास यूनिट, 12 एटॉमिक मास यूनिट। तो मैं अगर बोलती हूं दैट इज 12 एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज 12 एटॉमिक मास यूनिट, तो कितना बनता है आपका सिंपल सी बात मैं बोलूं कि ये तो आपके आ गए मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, दैट इज 6p प्लस 6 न्यूट्रॉन, 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻23, 12 एटॉमिक मास यूनिट। अगर मैं बोलूं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना है, 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना, तो आपकी बुक में एक डेफिनेशन बन जाती है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट, अगर मैं बोलूं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट आपका आ गया 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। कितना आ गया 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, क्योंकि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन आपको पता था कितना आया था, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन था अगर 12। तो अगर मैं बोलूं कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इतना था तो 1 का कितना होगा, दैट इज 1/12। तो 1/12 जो आ गया वो आपका क्या आ गया, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज क्या क्या, एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज दी 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, दैट इज दिस वन। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो क्या है, अगर हम इसको रिलेट करें, अगर अब हम इसको रिलेट करें तो हमारी क्या डेफिनेशन बनती है, हमारी डेफिनेशन बनती है कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो आपका गया रिलेटिव एटॉमिक मास दैट इज इक्वल टू, देखो रिलेटिव एटॉमिक
मास। अब मैं बात करती हूँ कि रिलेटिव एटॉमिक मास किसके इक्वल आ गया, किसी एलिमेंट का मास ऑफ वन एलिमेंट या एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12th mass of carbon atom, 1/12th mass of carbon atom, that is called 1/12th mass of carbon atom. तो मास, रिलेटिव एटॉमिक मास किसके इक्वल है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। तो इसी को हम रिलेट कर रहे हैं हम किसको, इसके एटॉमिक मास यूनिट से। तो एटॉमिक मास यूनिट आपको समझ आ गया, एटॉमिक मास यूनिट क्या है, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। और अगर रिलेट अगर हम कैसे किसी भी मास ऑफ एटम का, तो हम क्या करेंगे 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। तो इसकी हम सिंपल, अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल और देती हूँ, ठीक है। ये तो आ गया रिलेटिव एटॉमिक मास, ये आपका क्या आ गया, रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर मैं इसको, ये तो आ गया रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट में। अगर मैं इसको बोलूं कि आप लोगों का एक अदर एग्जांपल, अब मैं, ये तो हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या है, अब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या बोलता है आपका, तो हम बात करेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। सेकंड हम किसकी बात करते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की अगर मैं बात करूं, तो रिलेटिव मतलब कि मॉलिक्यूलर मास है वो भी रिलेटिव है। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, सिंपल सी बात कुछ नहीं है, सिंपल सी आपने बात बोलनी है कि व्हेन वी ऐड टुगेदर रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एटम, ठीक है, क्या एडिशन ऑफ दी रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एटम, सीधी सी बात है, एडिशन ऑफ दी रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एटम, रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस atoms, various atom present in molecule, various atoms प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। सिंपल सी भाषा में है कि भाई आपने क्या किया, रिलेटिव प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। सिंपल सी भाषा है कि आपने जितने रिलेटिव एटॉमिक मासेस थे, वेरियस एटम, जितने एक मॉलिक्यूल में एटम प्रेजेंट है, जितने एक मॉलिक्यूल में एटम प्रेजेंट है, उन सबके एटॉमिक मासेस को आपने क्या कर दिया, आधा कर लिया, तो आपका बन गया रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। क्या बन गया, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, जिसको आप ये भी बोलते हो कि हाउ मेनी टाइम्स वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, जो क्या बोलता है कि हाउ मेनी टाइम्स, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑल्सो बोलता है कि हाउ मेनी टाइम्स one molecule of the substance is heavier than how many times one molecule of a substance, किससे heavier, of a substance is heavier than, अब आपको पता है पिछला कौन सा स्टैंडर्डाइज दिया था, is heavier than 1/12 mass of one atom of carbon, 1/12 mass of one atom of carbon, mass of one atom of carbon। तो ये आपका ये बोलता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या बोलता है, पहला पॉइंट ये बोलता है कि हम एटॉमिक मासेस को वेरियस एटम के कितने प्रेजेंट उनमें ऐड कर देंगे, और फिर बताएंगे कि हाउ मेनी टाइम्स वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। रिलेट करना, और रिलेट के लिए उसने किसको लिया, आइसोटॉप ऑफ कार्बन 12 को। अब रिलेट के लिए उसने किसको लिया, आइसोटॉप ऑफ कार्बन 12 को, और ये इसने एक स्टैंडर्डाइज दे लिया। अब आपको पता चल गया व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास और व्हाट इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अब हम किसी चीज का कुछ एग्जांपल्स देंगे जिसमें हम इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देंगे जिसमें हम उस चीज के रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करेंगे। सिंपल सी भाषा में उसके हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करेंगे, उसको बताएंगे रिलेटिव कैसे। अब देखो आप H2SO4, मैंने एक एग्जांपल ले लिया H2SO4, हाइड्रोजन का 2x1, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास बेटा मैंने 1 लिया। जनरली मॉलिक्यूलर मास आप क्या लेते हो,
आप किसी का भी लोगे तो उसको डबल लोगे, क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। पर इसमें मैंने 1 इसलिए लिया क्योंकि हाइड्रोजन के पास डू नॉट कंटेन न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के जो पहला आइसोटॉप है उसके पास तो कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। नहीं है तो हमने कहा 2 × 1 प्लस सल्फर 16 है एटॉमिक नंबर, तो मास कितना होगा? 32 डबल, प्लस ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर है तो मास कितना होगा? डबल, दैट इज 16 × 4। जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 98। तो इसका क्या आ गया? 98। तो 98 मेरा जो आया इसका मॉलिक्यूलर मास आया। अगर मैं बोलूं कि इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बोलूं तो मैं बोलूंगी कि जो मेरा मॉलिक्यूलर मास है H2SO4 का 98 AMU है, मतलब कि 98 AMU। एटॉमिक मास यूनिट क्या आया? 98 AMU। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि 98 इज हैवियर देन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इज 98 टाइम्स हैवी एज कंपेयर टू। तो 1 मॉलिक्यूल उसने क्या बोला? 1 molecule of H2SO4 is 98 times heavier as compared to किससे? As compared to 1/12 mass of 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम। तो आपको ये समझ आ गया कि ये क्या होता है? सिंपल सी बात है। तो दिस इज योर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, दिस इज योर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव, आपने एक मॉलिक्यूलर मास निकाला और उसको किससे रिलेट किया? स्टैंडर्डाइज एटम से, दैट इज कार्बन एटम को लेते हैं हम, कार्बन के 12 आइसोटॉप्स को लेते हैं, कार्बन C12 को लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसके इस बात को किया। अब आपको पता चल गया कि किस तरह से आपका एटॉमिक मास यूनिट है, किस तरह से आपका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है और किस तरह से। अब हम सीधी सी बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास। सिंपल सी बात है। अब आप बोलोगे मैडम ये ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? तो मैं आपको सिंपल सी भाषा बोल दूं कि अगर मैंने बोल दिया ग्राम एटॉमिक मास की बात करें तो ग्राम एटॉमिक मास की, तो ग्राम एटॉमिक मास और कुछ नहीं है, सिंपल है आपका ग्राम एटॉमिक मास। अगर मैं बोल दूं कि इसको ग्राम में निकालना तो आपको मैंने सिंपल सा बोल दिया कि अब आपने मोल पढ़ा था, मोल में आपने बोला था कि 6.022 × 10⁻23 आपका कोई भी पार्टिकल्स हो सकता है। अगर मैं बोलती हूँ इतने पार्टिकल्स ऑफ कार्बन एटम, इतने पार्टिकल्स ऑफ कार्बन एटम, वो किसके इक्वल है? 12 AMU। ठीक है, इतने पार्टिकल्स हैं कार्बन एटम के, या इतने कार्बन एटम जो है 12 AMU के इक्वल है। तो मैंने मास को निकालना है तो इसको सिंपल सा कर लूं कि 12 AMU की 1.6 × 10⁻24 1.67 × 10⁻⁻24 ना, और इसको किसके इक्वल कर लिया? इसको 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स लीजिए। अब आप मुझे बताइए ये 12 है, ये 1 AMU है और ये 1 एटॉमिक पार्टिकल्स है, एटम मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, 1 एटम मॉलिक्यूल्स है, 1 मोल्स है, 1 मोल ऑफ एटम्स है। ये कितने हैं? 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 मोल ऑफ एटम्स। तो मैं कितना करूंगी? 12 × 1 तो टोटल मेरा कितना आ गया? 12 ग्राम। तो AMU एक छोटा यूनिट है और 12 ग्राम जो है बड़ा है। तो अगर मैंने किसी भी मास को ग्राम्स में ले लिया तो ग्राम एटॉमिक मास है, और किसी भी एटॉमिक मास यूनिट को मैंने किस में ले लिया? ग्राम्स में ले लिया, तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। तो वो क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। ये किसके 1 AMU के इक्वल है? ये 1 मोल ऑफ एटम में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो 12 AMU को इसको किया तो ये इसका बन गया। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। अब हम बात करते हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम। अब मैं मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने की बात करी थी, तो ये तो आपका आ गया ग्राम एटॉमिक मास पे एक्सप्रेस्ड ऑन एटॉमिक मास यूनिट की जगह हम किस में एक्सप्रेस करेंगे? ग्राम्स में। तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और ग्राम एटम्स को करेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास। अब मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो मैंने बहुत सारे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने हैं। तो मॉलिक्यूलर मास में सबसे पहले अगर मैं बोलूं CuSO4 ले लिया, ठीक है, मैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट लेती हूँ। अगर तो आपको कॉपर की वैल्यू दी है, अगर तो आपके क्वेश्चन में आपको कॉपर की वैल्यू दी है, और मेरे क्वेश्चन में मेरे को कॉपर की वैल्यू दी है 63.5।
अगर मुझे कॉपर की वैल्यू नहीं दी, फिर अगर मुझे कॉपर की वैल्यू नहीं दी तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं सिंपल सा करूंगी, मैं कॉपर को जानती हूँ कि कॉपर का नंबर 29 है, मैं इसका डबल कर दूंगी, प्लस ओड नंबर है तो एक न्यूट्रॉन ऐड कर दूंगी। तो अगर 29 टू द 58 उसमें एक न्यूट्रॉन प्लस कर दिया, मैं 59 भी कंसीडर कर सकती हूँ अगर मेरे पास वैल्यू नहीं दी है। अगर मेरे पास वैल्यू दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप कॉपर सल्फेट में देखो 63.5 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट इज अमोनियम सल्फेट, दैट इज NH42SO4। NH42SO4 में भी आप लोगों को पता है कि आपके नाइट्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 इंटू 14 प्लस आपके हाइड्रोजन कितने हैं, देखिए 4 आपके हाइड्रोजन है, 2 इंटू 4 इंटू 1 प्लस सल्फर आपके 32 है प्लस 16 इंटू 4, और इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितना आया है। इसका आंसर भी आप मुझे किसमें बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितना आंसर आपका आ रहा है। अब हम सीधा जंप करेंगे, एक टॉपिक ये आ गया आपके रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, और उसके बाद आपके नेक्स्ट टॉपिक इज योर मोल कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज योर मोल कंसेप्ट, और सबसे ही प्यारा टॉपिक है मोल कंसेप्ट। और जिसको मोल कंसेप्ट आ गया, मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स आ गए, उसका बेटा 10 प्लस 1 प्लस 2 इजिली निकल जाता है, उसके कॉम्पिटेटिव्स भी निकल जाएंगे अगर आपको मोल समझ आ गया। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि व्हाट इज मोल। तो मैंने आपको बोला था मोल कुछ नहीं है भैया, मोल एक सिंपल सी चीज है, मोल एक नंबर है। मोल आपका क्या है, एक नंबर है जिसकी वैल्यू कितनी है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, जिसकी वैल्यू कितनी है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और अगर आपको मैं बात बताऊं तो ये आपके, मैं बोल दूं कि इतने पार्टिकल्स हैं, और ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था इस वीडियो के कि आपको कुछ भी हो सकता है, एटम्स हो सकते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आपके आयंस हो सकते हैं, आपके कुछ भी हो सकते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे कुछ चीजों को। तो अब मैंने बोला कि क्वेश्चन में मेरे को क्या है कि मेरे जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन मोल, मोल में मेरे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, मैंने ये बात बोल दी। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहला क्वेश्चन मैं बोलती हूँ कि मुझे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट the number of molecules, calculate the number of molecules present in, किसमें present है, calculate the number of molecules present in 14 ग्राम of nitrogen, 14 ग्राम of nitrogen। ठीक है, मुझे बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 14 ग्राम नाइट्रोजन में प्रेजेंट है, 14 ग्राम नाइट्रोजन में प्रेजेंट है। अब मुझे आप ये बताइए कि नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल आप बताइए कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल अगर मैं बोलूं तो कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको अप्रोक्सीमेटली मैं 6 इंटू 10⁻23 भी कंसिडर कर लेती हूँ। ठीक है, अगर मैंने बोला कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मास ऑफ वन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, कितने मुझे कितने को फाइंड आउट करने हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन बता दिया। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मास ऑफ 1 मोल, किसका निकाला, मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना है, 28 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 28 ग्राम है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोलूं, सीधी सी बात बोलूं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में, अगर मैं सीधी सी बात बोलूं कि ये तो मेरे क्वेश्चन है कि क्या है, अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन में, सीधी सी बात है कि अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि क्या हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन,
1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। सीधी सी, ये तो क्वेश्चन में तो गिवन था कि क्या है, कितने हैं, 6 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो मेरे 28 ग्राम में कितने होंगे, ये 28 ग्राम कहाँ से है, N2 में मॉलिक्यूलर मास देखोगे आप इसका तो 28 ही आएगा, 14 + 14, क्योंकि नाइट्रोजन का कितने मॉलिक्यूल है, 2 है, तो ये 28 आएगा, याद रखना। तो 28 ग्राम मोल नाइट्रोजन में कितने होंगे, 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 28। तो 14 ग्राम में कितने होंगे, 14 ग्राम में कितने होंगे, 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 14, तो 2 और ये 3, तो कितने आए, 3 इंटू 10⁻23। तो 14 ग्राम में कितने आए, 3 इंटू 10⁻23। अगर 28 ग्राम में मेरे 6 हैं तो 14 में आधे हो जाएंगे, दैट इज 3 इंटू 10⁻23। तो एक मोल ऑफ नाइट्रोजन में इतने पार्टिकल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। मैं इसके बोल सकती हूँ कि इतने मेरे मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, मॉलिक्यूल्स। तो 28 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हुए, इतने। तो 28 ग्राम में इतने हुए, तो 14 ग्राम में कितने होंगे, इतने होंगे। ठीक है, समझ आ गई। ये तो आ गया मेरा एक क्वेश्चन। अगर मैं सिंपल सा पार्ट, इसका सेकंड पार्ट लेती हूँ कि मैंने बोला कि अब नहीं, अब मुझे ये तो समझ आ गया कि हाँ मेरे इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने बन गए। अब मैंने बोला कि कैलकुलेट करना है मुझे टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका सेकंड पार्ट, अगर मैं बोलूँ तो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर सेकंड पार्ट हम देखें तो इसका सेकंड पार्ट बोलता है कि कैलकुलेट दी total number of atoms, calculate the total number of atoms, calculate the total number of atoms present in 18 ग्राम of water। अब मैंने बोला कि मेरे 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। अगर मैं बोलती हूँ कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर आपको पता है कितने हैं, 18 ग्राम। तो मैं बोलती हूँ कि 18 ग्राम में मेरे कितने पार्टिकल्स हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। और आपको पता है कि 18 ग्राम वाटर में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 3 एटम्स। कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स। तो मैं 18 ग्राम की जगह ऐसे लिख दूं कि 3 एटम्स कितने हैं, 6 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, क्योंकि इसको मैंने अप्रॉक्सीमेटली किसके लिया, 6 इंटू 10⁻23। तो मेरे टोटल कितने बन गए, 18 ग्राम में इतने हैं, तो इसमें कितने आ गए, तो मेरे सीधा सा आ गया 6 इंटू 10⁻23 इंटू 3, तो टोटल मेरे आ गए 18 इंटू 10⁻23 एटम्स। कितने आ गए, 18 इंटू 10⁻23 एटम, क्योंकि 3 एटम में अगर एक एटम में इतने हैं, एक इतने ग्राम में इतने हैं, तो 3 एटम में कितने होंगे। ठीक है, समझ आ गया। इसमें कितने एटम्स हैं, 3, और 3 एटम्स में मेरे कितने आ गए, 3 इंटू 6 इंटू 10⁻। अगर ये एक में है, एक क्वार्टर में है, तो 3 एटम्स के ट्रिपल हो गए। एक एटम में मेरे इतने मेरे पार्टिकल्स है, तो 3 में कितने होंगे। अगर मैं बोलूं कि मेरे एक एटम में इतने हैं, एक मैंने सिर्फ बोला ना 3 एटम्स है, एक एटम में इतने हैं, तो 3 में कितने होंगे बताइए, 3 में इसके मल्टीपल हो जाएंगे। तो आपको ये समझ आ गई कि वाटर में कितने हैं, 3 एटम है, एक एटम में मेरे इतने पार्टिकल्स हैं, तो बाकी 3 में कितने होंगे, दैट इज 18 इंटू 10⁻23। अब आप समझ गए। अब मैं बोलती हूँ कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन। अब हमने तीसरा पार्ट करना है इसका, कि हमने बताना है कि कितने इसके क्लोराइड आयन जो है, कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन प्रेजेंट इन कैल्शियम क्लोराइड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन्स इन कैल्शियम क्लोराइड। अब हमने क्या कैलकुलेट किया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन। हमने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस, नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस, नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस इन CaCl2, जिसका वेट है 111 ग्राम। ठीक है, जिसका वेट कितना है, 111 ग्राम। अगर 111 ग्राम 111 ग्राम एनहाइड्रस
एनहाइड्रस CaCl2 कंटेन करता है 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स। तो आपको पता है कि जब CaCl2 है, ये जो पार्ट गिवन करेगा तो क्या होगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 क्लोराइड आयन, कितने आयन देगा, 2 क्लोराइड आयन देगा, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मेरे 2 क्लोराइड आयन्स कितने पार्टिसिपेट करेंगे, तो मेरा कितना होगा 6 × 10⁻23 × 2, ठीक है। तो अगर मेरा एक पे कितना है, इतना है, एक पे इतना है, तो दो पे कितना होगा, तो दो पे जब मैंने इसको किया तो 12 × 10⁻23, एक क्लोराइड आयन पे था, तो दो पे कितना होगा 12 × 10⁻23 क्लोराइड आयन। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मोल्स ऑफ NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें कि कितने मोल्स ऑफ NaOH मेरे प्रेजेंट है इसमें, तो अगर मैंने क्वेश्चन लिखा कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन, हाउ मैनी मोल्स ऑफ NaOH is present in 80 ग्राम ऑफ NaOH, हाउ मैनी 80 ग्राम में, मतलब कि आपके कितने मोल्स प्रेजेंट हैं 80 ग्राम में। तो मैं सीधी सी बात बोलूं कि मेरा NaOH है, NaOH का जब मैं मॉलिक्यूलर मास देखूंगी तो 23 + 16 + 1, तो अगर हम इसको करेंगे तो 40 आता है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला और भी है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स का आपने एक फॉर्मूला एक और है, दैट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये एक फॉर्मूला अपने गांठ बांध लो कि ये भी एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। और गिवन मास मेरा कितना है, गिवन मास मेरा 40 है, सॉरी गिवन मास मेरा कितना है, गिवन मास क्वेश्चन में दिया है 80 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास मैंने अभी कैलकुलेट किया, दैट इज ये क्या था इसका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना आता है, मैं सिखाया आपको पहले भी, दैट इज 80 + 40 0 से 0 2, तो आंसर कितना आया 2 मोल्स, आंसर कितना आया 2 मोल्स आपके जो है मोल्स जो हैं वो आपके बन गए हैं। हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट, 2 मोल्स आर प्रेजेंट इन 80 ग्राम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि कोई भी पूछे कि कितने ग्राम में कितने मोल्स प्रेजेंट है, अगर आपको ग्राम्स गिवन है और कितने मोल्स पूछ रहा है वो आपको प्रेजेंट है, तो आपने फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब हम क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास in grams of, what is the mass in grams of 2.5 moles of calcium hydroxide, 2.5 moles of calcium hydroxide। अब मैं बोलती हूँ कि कितने मोल्स जो है आपके ग्राम में 2.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कितने मेरे मास इन ग्राम्स। अब हमने मास इन ग्राम्स में फाइंड आउट करना और हमें गया है 2.5 मोल्स। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि 2.5 मोल, अगर मैं मास ऑफ 1 मोल मैं बोलूं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेट लाइन बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैलकुलेट करूं तो मुझे बताइए कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड का कितना वेट आया, कैल्शियम 20 है तो 40 प्लस 16 × 2 प्लस 2 × 1, तो कितना आ गया 40 प्लस 32 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 74 ग्राम्स। कितना आया 74 ग्राम्स। अगर मेरे 1 मोल में 74 ग्राम्स है तो 2.5 मोल्स में कितने होंगे, 2.5 मोल्स में कितने होंगे, तो सीधा सा सीधी बात है, सिंपल से हाथ में है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7.4 × 2.5 सॉरी 74 × 2.5, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और वो आंसर आप लोग खुद कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितना आया 74 × 2.5। वैसे तो मैं आपको आंसर बता सकती हूँ दैट इज 185 ग्राम, पर आप लोग मुझे फिर भी कैलकुलेट करें कि ये आंसर सही है कि रॉन्ग है।
दैट इज। कैसे आया? आप लोगों को, बड़े सारे बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आती है, तो मैं आपको बता दूं कि 25 कर दिया, इसको 10 कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई करके आप लोग बता सकते हो कि कैसे आंसर आया। जैसे मैं बोल लूं कि 5 2 द 10, 5 5 द 25, 2 2 3 द 6, 2 7 द 14। तो 37 इंटू 5 को करेंगे तो 7 5 द 35, 5 3 द 15 टू 80, तो 185 ग्राम। वैसे आपको कैलकुलेट ये खुद करने हैं, मैं आपको कैलकुलेट नहीं करके दूंगी, बट आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर